गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स सेशन में। और आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप असफल हैं। असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप असफल हैं। इसका बस यही मतलब है कि आप अभी तक सफल नहीं हुए हैं। अर्थात कि यदि आपको असफलता मिल रही है तो इसका मतलब आप बिल्कुल ये मत समझिए कि आप हमेशा के लिए असफल हो गए हैं और अब आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। देखिए, यदि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, यदि आप पूरी शिद्दत और मेहनत से, पूरी लगन से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और अपने सपनों के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, तो एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और देखिए, ऐसा होकर ही रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है आज के करंट अफेयर्स में। The number one news is about Parliamentary Standing Committee on Information Technology, and this topic is very much relevant for the GS2 examination of UPSC. The Parliamentary Standing Committee on Information Technology is scheduled to hold a meeting on June 29, 2021 to hear the views of social media giants Facebook and Google India on safeguarding the citizens' rights and prevention of misuse of social online news media platforms. यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है आईटी के लिए, इसकी मीटिंग होगी 29 जून 2021 को, यानी कि आज होगी इसकी मीटिंग। और इसमें क्या होगा कि ये जो सोशल मीडिया जायंट्स हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, तो इनके व्यूज़ देखे जाएंगे कि क्या है इनके व्यूज़ किस चीज़ को लेकर। कि जैसे कि सोशल मीडिया जायंट्स जो हैंगे, इनके थ्रू बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल वुमेन को टारगेट किया जाता है, बहुत तरीके के सोशल मीडिया अब्यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को कुछ भी बना के दिखा देते हैं। ठीक है, एंड पता नहीं चल पाता है कि उन सब चीज़ों को करने के पीछे किसका हाथ है। तो और देखिए, अगर कोई कंप्लेंट भी करता है तो उसकी कंप्लेंट को इतना सीरियसली क्या कहते हैं, इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। मतलब कोई एक्शन, एज स्पेसिफिक एक्शन नहीं लिया जाता है, जिसकी वजह से ऐसे लोग जो कि इस तरीके का अब्यूज़ फैलाते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, वो उनकी और भी ज़्यादा हिम्मत बढ़ जाती है और वो ऐसे और भी बेकार चीज़ें करते रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है, जो कि देखेगी क्या कहना है फेसबुक और गूगल का। The parliamentary committee has called the representatives of the IT giants to register their views on the matter. तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, इन्होंने बुलाया है इन दोनों आईटी जायंट्स यानी कि फेसबुक और गूगल के दो रिप्रेजेंटेटिव्स को, यानी कोई भी इन कंपनीज का कोई भी ऑफिसर हो सकता है, कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, जो यहाँ पर आएगा और अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनीज, ऑन बिहाफ ऑफ दी सोशल मीडिया जायंट्स गूगल एंड फेसबुक. The committee earlier on 18 June 2021 had also called Twitter to appear before the panel to give representation on how to prevent the misuse of online news as well as social media. और इस कमेटी ने 18 जून 2021 को ट्विटर से भी कहा था कि आप आइए और बताइए कि किस तरीके से आप कैसे कदम उठाएंगे ताकि ये जो मिसयूज़ है ऑनलाइन न्यूज़ का और सोशल मीडिया अब्यूज़, ये सब जो है इन सबको रोका जा सके। ऐसे क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप लेंगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ये कमेटी जो है कह चुकी है ट्विटर से भी, एंड आज ही कहेगी गूगल और फेसबुक से। India's permanent mission at the United Nations on June 20, 2021 had clarified that the new information technology rules introduced by India have been designed to empower the ordinary users of social media. अब देखिए, इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस पर भी कहा था 20 जून 2021 को, बहुत ही क्लियरली क्लैरिफाई कर दिया था इंडिया ने कि ये जो नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स हैं, ये इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि जो आम जनता है, जैसे कि हम जैसे लोग हैं, इन जैसे ऑर्डिनरी पीपल जो हैं, इनके लिए ईजी बनाया जा सके सोशल मीडिया को यूज़ करना, किसी तरीके का अब्यूज़ इन लोगों को फेस ना करना पड़े और सोशल मीडिया एक सेफ प्लेटफॉर्म साबित हो ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, द अथॉरिटीज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द न्यू रूल्स वर फाइनलाइज्ड ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट of India held broad discussions and consultations with civil society and other stakeholders in 2018. अब देखिए, जो अथॉरिटीज़ वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही थी यूनाइटेड नेशंस पर हमारे देश को,
उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय सरकार ने बहुत ही अच्छे डिस्कशंस के साथ, ठीक है, कंसल्टेशंस के साथ जो है स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करके इन रूल्स को फ्रेम किया है। कब किया था? 2018 में, ताकि आम जनता के लिए सोशल मीडिया जैसी चीज़ को जो है सेफ बनाया जा सके एंड यूज़र फ्रेंडली बनाया जा सके, किसी तरीके का अब्यूज़ ऑर्डिनरी पीपल को फेस ना करना पड़े। Now, next is saying that the new guidelines were announced by the Government of India in February 2021. अभी जो नई गाइडलाइंस हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 फरवरी में अनाउंस की थी। इन गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू एस्टेब्लिश अ ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एंड कंप्लायंस मैकेनिज्म। सरकार ने कहा है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको जो शिकायतें हैं उनको रिड्रेस करने के लिए क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म्स एस्टैब्लिश करने चाहिए हैं, ठीक है। इट विल इंक्लूड अपॉइंटिंग अ रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, अ नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन एंड अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो आस्क्ड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू सबमिट मंथली रिपोर्ट्स ऑन द कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर्स एंड एक्शंस टेकन। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है इंडिया की, इन्होंने ये भी कहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि आपको मंथली रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कि क्या कंप्लेंट्स आपके पास यूजर्स ने दर्ज कराई, क्या एक्शन उन कंप्लेंट्स के बेसिस पर आपने लिया, ठीक है। एंड साथ ही में जो है क्या होगा कि ये एक रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करेंगी, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन का अपॉइंटमेंट होगा और एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट होगा। तीसरी रिक्वायरमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस में दी गई है, बस फॉर द इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स टू मेक प्रोविजंस फॉर ट्रैकिंग द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ अ मैसेज, ठीक है। तो इसमें तीसरी जो यहाँ पर डिमांड है वो ये है कि जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है किसी भी मैसेज का, फॉर एग्जांपल आजकल फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलती हैं, जैसे अभी कोविड की सेकेंड वेव के दौरान भी बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैल रही थी, ठीक है। तो उससे ये पता है ऐसा कुछ प्रोविजन आए जिसकी वजह से ये पता लगाया जा सके कि जो फेक न्यूज़ फैल रही है, वायरल हो रही है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, मतलब सबसे पहले वो न्यूज़ जो है किसने फॉरवर्ड की थी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे ये कदम उठाए जा रहे हैं। And the government of India has framed the Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021 new IT rules and had notified the same on February 2021-25. On February 25, 2021, the new rules came into effect on May 26 and 2021. तो बेसिकली इसमें यही लिखा हुआ है कि भारत की सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 नए आईटी रूल्स को जो है फ्रेम किया है और इन आईटी रूल्स के बारे में 25 फरवरी 2021 को बता भी दिया था। और ये रूल्स कब से इफेक्ट में आ गए हैं, कब से लागू हो गए हैं? 26 मई 2021 से। Next news is saying that Defense Minister Rajnath Singh set out on a 3-day visit to Ladakh. जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने वो 3 दिन के विजिट पर हैं, लद्दाख गए हैं, ठीक है। देखते हैं क्या बात चल रही है इस न्यूज़ में। यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन June 28, 2021 announced that Defense Minister Rajnath Singh will inaugurate 63 infrastructure projects developed by the border roads organizations during his 3-day visit to Ladakh. तो जो हमारी यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने 28 जून 2021 को ये अनाउंस किया कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी वो इनॉग्रेट करेंगे 63 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। और वो 63 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किसने डेवलप किए हैं? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस ने डेवलप किए हैं, ठीक है। कब करेंगे इनॉग्रेट? जब वो 3 दिन के विजिट पर जाएंगे लद्दाख। Singh tweeted while he was leaving on Sunday for a 3-day visit to Ladakh, leaving New Delhi for Ladakh. During my visit, I shall be interacting with the troops and attending the inaugural function of several infrastructure projects constructed by Border Roads Organization. तो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अब मैं जो है नई दिल्ली को छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ? 3 दिन के लिए लद्दाख जा रहा हूँ और वहाँ पे जाकर मैं ट्रूप्स जो है आर्मी के उनके साथ इंटरैक्ट करूँगा एंड साथ ही मैं इनॉग्रल फंक्शन को अटेंड करूँगा जो भी ये प्रोजेक्ट्स बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने रखे गए हैं। तो इन सभी का क्या होगा? इनॉग्रेशन होगा राजनाथ सिंह जी के द्वारा। On June 27, 2021, Defense Minister Rajnath Singh set out on a 3-day visit to Ladakh. He is being accompanied by Army Chief General Manoj Mukund Narawane. अब देखिए इनके साथ में आर्मी के चीफ भी होंगे, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने
And on Sunday, the Army's Northern Command senior officials briefed him on the line of actual control situation with China in Eastern Ladakh. Sunday को जो आर्मी के नॉर्थर्न कमांड सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो भी सिचुएशन चल रही है चाइना के साथ ईस्टर्न लद्दाख में, उसके बारे में डिफेंस मिनिस्टर को बताया. He also met with elected representatives of Ladakh Autonomous Hill Development Councils, कारगिल, और वो साथ ही में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स के, उनसे भी मिले. On June 24, 2021, Singh had set out on a 2-day visit to Karwar in Karnataka and Kochi in Kerala for 2 days to review ongoing projects. And 24 जून 2021 को राजनाथ सिंह जी 2 दिन के विजिट के लिए कारवार भी गए थे, जो कि कर्नाटक में है, और कोची गए थे केरला में, ताकि वहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको देखा जा सके किस तरीके से उन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है. ठीक है. एंड साथ ही में एट कारवार ही प्रपोज द कारवार नेवल बेस टू बी बिल्ट एज एशियाज बिगेस्ट नेवल बेस. और कारवार में जो कि कर्नाटका में है, उन्होंने कहा कि जो कारवार नेवल बेस है नेवी के लिए, वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस होना चाहिए है. ठीक है. एंड कोची में इन्होंने रिव्यू किया, देखा कि किस तरीके से जो इंडियन इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है. तो बहुत ही अच्छी बात है. द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं. ये जो BRO है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया की ट्रांसनेशनल कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 7 मई 1960 में फॉर्म किया गया था, बनाया गया था. एंड इट बिगैन वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन 2015. 2015 से पहले ये जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर नहीं आती थी, मगर 2015 के बाद से इट हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. कौन? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन. BRO इंडियाज प्राइमरी रोल इज टू डेवलप एंड मेंटेन द रोड नेटवर्क्स इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एरियाज नियर द बॉर्डर. इनका बेसिकली BRO का जो मेन काम है वो यही है कि जो भी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एरियाज में हमारे बॉर्डर के पास जो भी रोड्स हैं उनको, और जो भी रोड नेटवर्क्स हैं उनको अच्छे से डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बिल्कुल बढ़िया तरीके से बना देना. ठीक है. वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल अचीवमेंट्स ऑफ BRO इंडिया इज द 8.8 किलोमीटर लॉन्ग अटल टनल इन हिमाचल प्रदेश एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 किलोमीटर. और अगर आप जानना चाहते हैं इनकी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में, तो उन्हीं में से एक अचीवमेंट है अटल टनल, जो कि 8.8 किलोमीटर लंबा है. कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है. कितनी हाइट पर है? 3000 किलोमीटर्स. Next news is that Fortis Memorial Research Institute in Gurugram, Haryana has started its pilot soft launch of the Russian COVID-19 vaccine Sputnik V. So let's see what is in the news. The Fortis Memorial Research Institute in Gurugram, Haryana has started its pilot soft launch of the Russian COVID-19 vaccine Sputnik V. The hospital has also procured the vaccine stock directly from Dr. Reddy's laboratories. In an official statement, Fortis Memorial Research Institute states that the response to the pilot soft launch of Russia's Sputnik V vaccine has been overwhelming at the institute, and the vaccination launch has been successfully driven in collaboration with Dr. Reddy's laboratories. Currently, 3 COVID-19 vaccines, Covishield, Sputnik V, Covaxin, are being used in the country for the nationwide inoculation drive. The Fortis Memorial Research Institute in Gurugram has started the trial run for the general public and has vaccinated 471 people. तो देखिए, ये जो Fortis Memorial Research Institute है गुरुग्राम में, हरियाणा में है. ठीक है. एंड इन्होंने जो है अपनी पायलट सॉफ्ट लॉन्च जो है शुरू कर दिया है रशियन कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी का. ठीक है. हॉस्पिटल ने वैक्सीन के स्टॉक को प्रोकर किया डायरेक्टली फ्रॉम डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी. ठीक है. एक स्टेटमेंट में जो यहाँ के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने कहा कि द रिस्पॉन्स टू द पायलट सॉफ्ट लॉन्च ऑफ रशियाज स्पुतनिक वी हैज बीन ओवरवेलमिंग एट द इंस्टीट्यूट एंड द वैक्सीनेशन लॉन्च हैज बीन सक्सेसफुली ड्रिवन इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज. बेसिकली हो क्या रहा है कि कहना क्या चाह रहे हैं कि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ कोलैबोरेट करके इस हॉस्पिटल, इस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 वैक्सीन को प्रोकर किया. साथ ही में मतलब बहुत ही अच्छे से जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है कोलैबोरेट करके. ठीक है. एंड अभी के समय में जो कोविशील्ड है, स्पुतनिक वी और कोवैक्सीन, ये 3 वैक्सीन हैं जो हमारे देश में यूज़ हो रही हैं ताकि पूरे देश को क्या किया जा सके, वैक्सीनेट किया जा सके. जो फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट है गुरुग्राम में, उसने ट्रायल रन भी शुरू कर दिया है जनरल पब्लिक के लिए. एंड अब तक 471 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है. Fourth is that all Indian High Court websites will now have captchas that are accessible to persons with disabilities. अब जितनी भी ऑल इंडिया हाई कोर्ट वेबसाइट्स होंगी उनमें ऐसे कैप्चाज होंगे जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं.
ठीक है, देखते हैं क्या है इस न्यूज़ में। ऑल इंडियन हाई कोर्ट वेबसाइट्स विल नाउ हैव कैप्चास दैट आर एक्सेसिबल टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इन्फॉर्म द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन जून 27, 2021। तो ये जितनी भी ऑल इंडिया हाई कोर्ट वेबसाइट्स होंगी, अब इनमें ऐसे कैप्चास होंगे जो कि हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इस चीज़ को बताया कब, 27 जून 2021 को। द फैसिलिटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ एन ई कमिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू मेक द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम मोर एक्सेसिबल। एंड ये फैसिलिटी इसलिए प्रोवाइड की जा रही है, इसका इंट्रोडक्शन इसलिए हुआ है ताकि जो इंडिया भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है उसको और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या किया जा सके, एक्सेसिबल किया जा सके। ठीक है, these captchas will serve as entry points to access essential information on high court websites such as judgments, orders, cause lists and checking the status of cases। ये जो कैप्चाज हैं ये एक तरीके से एंट्री पॉइंट की तरह काम करेंगे ताकि जितनी भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है हाई कोर्ट वेबसाइट से रिलेटेड वो मिल जाए इन वेबसाइट्स पर, जैसे कि जजमेंट्स के बारे में क्या ऑर्डर्स हैं, कॉज लिस्ट के बारे में और इस केसेस का क्या स्टेटस चल रहा है, ये सब चेक करने के बारे में। Many High Court websites were exclusively using visual captchas till now, which were inaccessible to the visually challenged। अभी तक क्या हो रहा था कि जो बहुत सी हाई कोर्ट वेबसाइट्स थी वो ऐसे कैप्चाज यूज़ कर रही थी जिन्हें सिर्फ विजुअल कैप्चाज को ही यूज़ कर रही थी। ठीक है, एंड इसकी वजह से जो विजुअली चैलेंज्ड लोग हैं वो लोग इन्हें एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। बट अब क्या हो गया, आपको चेंजेस हुए हैं, देखेंगे क्या चेंजेस हो गए हैं जिसकी वजह से हमारे जो PWDs हैं वो भी इन वेबसाइट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो ले सकते हैं। दिस मेड इट इम्पॉसिबल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज टू एक्सेस सच कंटेंट इंडिपेंडेंटली। The e-committees have now ensured in coordination with all high courts that the visual captchas are accompanied by audio or text captchas to make the website content accessible to the visually challenged। अब इसमें होगा क्या कि इसमें अभी तक तो विजुअल कैप्चास थे, अब इसमें ऑडियो कैप्चाज होंगे, यानी कि उसमें कोई ऑडियो होगी, वो बोलेगी, उसे सुनकर वो लोग जो है मे भी हो सकता है कि वो अपनी रिकॉर्ड करके उस कैप्चा को मैच हो कर लेगी वो वेबसाइट एंड देन फिर वो एंटर कर सकते हैं उस वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो ऑडियो कैप्चाज होंगे जो कि हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। द पोर्टल कंप्राइजेज जजमेंट्स एंड फाइनल ऑर्डर्स पास्ड बाई ऑल हाई कोर्ट्स। ऐसे पोर्टल्स पर क्या होता है कि जजमेंट्स होते हैं और क्या फाइनल ऑर्डर्स पास की गए हैं वो सब होते हैं, जितने भी हाई कोर्ट्स में क्या चल रहा है। द पोर्टल uses a free text search engine and provides the facility of using an audio captcha along with a text captcha। ठीक है, अब इस पोर्टल में एक ऑडियो कैप्चा भी होगा, टेक्स्ट कैप्चा भी होगा। पोर्टल also uses accessible combo boxes making it easier for the visually disabled to navigate the website। इसमें कुछ combo boxes भी होते हैं जो कि एक्सेसिबल कॉम्बो बॉक्सेस होते हैं ताकि जो विजुअली डिसेबल्ड हैं वो नेविगेट कर सकते हैं वेबसाइट पर। द ई कमिटी चेयरपर्सन जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैड ऑन December 16, 2020 डायरेक्टेड ऑल हाई कोर्ट्स टू मेक देयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन कन्फॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी इंटाइटलमेंट्स ऑफ द डिसेबल्ड। अब ये जो हमारे ई कमिटी चेयरपर्सन है इनका कहना है, इन्होंने दिसंबर 16, 2020 को कहा था सभी हाई कोर्ट से कि जितना भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको एक्सेसिबल कर देना चाहिए है बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसमें कुछ चेंजेस करके जो PWDs हैं उनके लिए, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी एंटाइटलमेंट्स हैं डिसेबल्ड की वो क्या की जा सके, उनके साथ कंफर्म किया जा सके। Fifth is that Deepika Kumari completed her hat-trick of gold at the Archery World Cup Stage 3 in Paris। जो दीपिका कुमारी हैं उन्होंने अपनी हैट्रिक ऑफ द गोल्ड एट द आर्करी वर्ल्ड कप उसको क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है एट स्टेज 3 इन पारी। सो लेट्स सी व्हाट इज इन द न्यूज़। इन आर्करी दीपिका कुमारी on June 27, 2021 completed her hat-trick of gold at the Archery World Cup Stage 3 in Paris as she won the recurve individual event by 6-0. India's ace archer defeated Elena Osipova of Russia by 6-0 in a thumping manner। ये जो इंडिया की एस आर्कर हैं इन्होंने किसको हराया, रशिया की एलेना ओसिपोवा को। द लेटेस्ट विन इज ऑल्सो दीपिका सेकेंड इंडिविजुअल वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल ऑफ 2021। अब ये दीपिका का दूसरा गोल्ड मेडल है 2021 का,
जो कि वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल है, एंड थर्ड गोल्ड ऑफ द डे एज शी हैड अर्लियर वॉन द गोल्ड इन द मिक्स टीम एंड वुमेन्स टीम इवेंट एज वेल। और तीसरा है इस दिन का, क्योंकि इन्हें पहले भी गोल्ड मिल चुका है मिक्स टीम में और वुमेन्स टीम इवेंट में। अर्लियर द हस्बैंड वाइफ ड्यू ऑफ दीपिका कुमारी एंड अतनु दास हैड क्लिंच्ड देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप मेडल एज अ पेयर आफ्टर दे डिफीटेड द डच पेयर ऑफ गैब्रिएला Scholzer and Zeff van den Berg by 5-3 after a set down. At the start of the day, the India women's recurve team comprising of Komalika Bari, Deepika Kumari and Ankita Bhakat won a gold medal at the Archery World Cup Stage 3 in Paris. The team defeated Mexico 5-1 in the finals. On June 26, 2021, Abhishek Verma had opened the Indian tally at World Cup by winning his second individual World Cup gold. He emerged victorious after beating Chris Schaap of the United States of America in a shoot-off to win the gold medal. देखिए दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये एक तरीके से वन लाइनर्स की तरह आप याद कर सकते हैं, एंड इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी अगर आप डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो डिफेंस एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एफकेट हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, तो इनमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए समझने वाला कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्टली इन स्टेटमेंट्स को कहीं पर लिख लीजिए एंड दिन में कम से कम 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। एंड आप वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। शी इज़ एन इंडियन एथलीट हु कम्पीट्स इन द इवेंट ऑफ आर्करी एंड इज करंटली रैंक नंबर 9। दीपिका कुमारी इज अ फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1। Deepika Kumari won gold medal in the 2010 Commonwealth Games in the women's individual recurve event. She had also won gold in the same competition in the women's team recurve event along with Bombayela Devi and Dola Banerjee. In 2012, she won her first World Cup individual stage recurve gold medal at Antalya, Turkey. In 2012, Deepika Kumari was conferred with the Arjuna Award, which is India's highest sporting award by the President of India, Pranab Mukherjee. In 2016, she was awarded the civilian honor of the Padma Shri by the Government of India. The Archery World Cup 2021 is the 15th edition of the International Archery Circuit organized annually by the World Archery. The 2021 Archery World Cup consists of 4 events and it will run from April 19 to September 2, 2021. So please friends, pause the video and write all these points together in a notebook or a diary, whatever you prefer. And do revise these points at least 3 times a day so that you can remember these points a little bit longer and you can correctly mark in your exams. Now next news is from the category of from our country, that is India. 2 personnel injured in twin blasts at Jammu Air Force Station caused by unmanned aerial vehicles. हाँ, ये कल ही ये न्यूज़ आई थी कि जो 2 पर्सनल हैं एयर फोर्स पर्सनल वो इंजर्ड हो गए हैं ट्विन ब्लास्ट में। 2 ब्लास्ट हुए हैं, कहाँ पर? जम्मू एयर फोर्स स्टेशन में, ठीक है। एंड कहा जा रहा है कि ड्रोन्स थे, कि पहले एक ड्रोन आया जिसने कि एक बिल्डिंग को वो कर दिया है, ठीक है, ख़राब कर दिया है। एंड फिर बाहर एक ऑफिसर आए थे चेक करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। फिर 6 मिनट बाद जो है दूसरे ड्रोन के थ्रू, मतलब सुनने में आ रहा है कि ड्रोन के थ्रू ही ये ब्लास्ट किए गए हैं, ड्रोन की मदद से, ठीक है। तो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। PM inaugurates Japanese Jain Garden and Kaizen Academy at Ahmedabad Management Association। ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है बैंकिंग एग्जाम्स और SSC एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने जापानीज जैन गार्डन और काइजन अकेडमी को अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में इनॉग्रेट किया है। ये आप अच्छे से लिख लीजिए, याद रखिए। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जापानीज जैन गार्डन और काइजन अकेडमी को अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में क्या किया है? इनॉग्रेट किया है। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया calls on Chief of Bangladesh Air Force BF एयर मार्शल शेख अब्दुल हन्नन एट ढाका। जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, इन्होंने चीफ ऑफ बांग्लादेश एयर फोर्स को कॉल किया है, जो है एयर मार्शल शेख अब्दुल हरमन, कहाँ पर? ढाका में। ढाका बांग्लादेश की क्या है? कैपिटल है, एंड वहाँ की करेंसी है टाका। सो बांग्लादेश, ढाका, टाका। INS तबार डिप्लॉयड फॉर नेवल एक्सरसाइजेज इन अफ्रीका यूरोप। जो INS तबार है इसको डिप्लॉय कर दिया गया है नेवल एक्सरसाइजेज के लिए, जो कि अफ्रीका में होंगी और यूरोप में। Anomalies in Law and Justice, a book by former SC Judge Justice R.V. Ravindran
released। अब देखिए बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं आजकल के एग्जाम्स में। मैंने काफ़ी एनालाइज किया है बैंकिंग एग्जाम्स को और एसएससी एग्जाम्स में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेलेवेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस है, ये किताब है जो कि हमारे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस आर.वी. रविंद्रन ने रिलीज़ की है, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। Now next news is from the category of economy and corporate. Railways is improving operating ratio to 97.545% in 2020-21 from 98.36% in 2019 to 20. Okay, next news is from the category of world. MSME sized enterprises day observed on June 27। ये जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे था ये 27 जून को मनाया जाता है। एंड इस बार की थीम क्या थी? MSME 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। तो आप ये थीम जो है याद रखिएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। United Kingdom Health Secretary Matt Hancock quits over breach of COVID-19 rules। जो यूनाइटेड किंगडम के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं मैट हैंकॉक, इन्होंने क्विट कर दिया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के जो रूल्स हैं उनका क्या किया था? उल्लंघन किया था। Next news is from the category of sports. Red Bull's Max Verstappen wins Formula 1 Syrian Grand Prix at Spielberg, Austria। जो Red Bull Max Verstappen है, इन्होंने Formula 1 Syrian Grand Prix को जो है ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में जीत लिया है। Indian women's recurve team of Deepika Kumari, Ankita Bhagat and Komalika Bari win gold at Archery World Cup Stage 3 in Paris। जो Indian women's recurve team है, क्या कहते हैं, दीपिका कुमारी, अंकिता भगत एंड कोमालिका वाबारी, इन्होंने गोल्ड जीता है आर्करी वर्ल्ड कप स्टेज 3 पर इन पेरिस। शेफाली वर्मा 17 years and 150 days becomes youngest Indian cricketer to make debut across formats। जो शेफाली वर्मा हैं जो कि मात्र अभी 17 साल और 150 दिन की हैं, ये सबसे यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर बन गई हैं टू मेक debut across formats। नीरज चोपड़ा बैग्स ब्रॉन्ज मेडल इन जैवलिन थ्रो एट कॉर्टेन गेम्स इन फिनलैंड। इनको जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला है फिनलैंड में, ठीक है। किसको? नीरज चोपड़ा को। तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन अनाउंसेस ₹3 करोड़ प्राइज मनी फॉर गोल्ड मेडल विनर्स इन टोक्यो ओलंपिक्स। और देखिए एक और बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने घोषणा कर दी है कि जो कोई भी टोक्यो के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर लाएगा उसको वो क्या देंगे? 3 करोड़ प्राइज मनी देंगे। So here friends, we have reached to the end of our session. I hope that you liked the video and these current affairs session are really benefiting you. These are helping you a lot in your preparation of various government exams like SSC, Railways and IAS, PCS. So please friends, share these videos as much as you can with your friends, relatives, whosoever are preparing for these exams. And thank you for watching. Subscribe to the channel if you are new and do like the video if you have liked it and share with your friends as much as you can. And thank you friends for watching this video and have a wonderful day ahead.